हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे न्यू लिबरलिज्म। लास्ट सेशन में हमने किया इसका मीनिंग एंड इसका पर कि न्यू लिबरलिज्म का जन्म कैसे होता है। एंड आज इस सेशन में हम करेंगे फीचर्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। जो न्यू लिबरलिज्म अप्रोच है, हम इसको इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि न्यू लिबरलिज्म इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा फेवर करती है। ये कहते हैं जो इंस्टीट्यूशंस है इंटरनेशनल लेवल पर, ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करती हैं, उनको प्रमोट करती हैं एंड इससे हम सबका वेलफेयर होता है। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, तो ये इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। तो इनकी फीचर्स क्या है न्यू लिबरलिज्म की? तो फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ये क्या कह रही हैं कि लिबरलाइजेशन को बहुत ज्यादा फेवर कर रही हैं। कहते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बहुत ज्यादा ह्यूज होना चाहिए, इकोनॉमी को फ्रीडम मिलनी चाहिए, हर एक पर्सन को फ्रीडम हो, इकोनॉमी में फ्री ट्रेड होना चाहिए। इसके लिए ये कहते हैं जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो रेगुलेशंस लगाई हैं इनको रिमूव करना होगा, डी रेगुलेशन की पॉलिसी को अपनाना होगा, तब जाकर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंक्रीज होता है। अगर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंक्रीज होगा जिससे ट्रेड बैरियर्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, इससे कंपटीशन इंक्रीज होता है, कंपटीशन इंक्रीज होने से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। इसलिए ये कहते हैं फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। तो इकोनॉमी में गवर्नमेंट की कोई भी रेगुलेशंस नहीं होनी चाहिए। तो ये कहते हैं जो कुछ भी है सब कुछ मार्केट फोर्सेस हैं वो अपने आप ही बैलेंस कर देंगी, इसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। जो मार्केट फोर्सेस है वो क्या, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, ये सबसे बड़ी फोर्सेस हैं जो प्रोडक्ट की प्राइसेस को अपने आप ही डिटरमिन कर देती हैं, इसके लिए किसी भी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। नंबर 2, लेजिस फेयर पॉलिसी और मिनिमम स्टेट इंटरफेरेंस। हम ये कहते हैं जो नेगेटिव लिबरलिज्म था उसमें भी हम लेजी फेयर पॉलिसी अपनाते थे, लेकिन 1930 की डिप्रेशन के बाद हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। तो हम 1970s में दोबारा से नेगेटिव लिबरलिज्म की तरफ चले गए जिसको हम न्यू लिबरलिज्म कह रहे हैं। तो इसमें भी हम ये कहते हैं कि ये फेवर करते हैं कि जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे प्रॉफिट रिड्यूस हो रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका रीजन है सिर्फ गवर्नमेंट रेगुलेशन। इसीलिए गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस क्या होनी चाहिए, बिल्कुल कम होनी चाहिए। रिडक्शन इन इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस, तो ये कहते हैं गवर्नमेंट को इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए, उसको जेल नहीं लगानी चाहिए कि क्या प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग किस गुड की कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, what to produce, how to produce, where to produce and where to sell it, ये सब कुछ अपने आप मार्केट को डिसाइड करने दो, इसके लिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। एंड प्राइस पॉलिसी, इसके लिए भी सरकार की कोई इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, सरकार का प्राइस डिटरमिन में कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, इसको फ्री मूव करने दो, इसके लिए डिमांड एंड सप्लाई है जो अपने आप ही प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमिन कर देंगी। नंबर 3, प्राइवेटाइजेशन, जी बहुत ज्यादा फेवर करती है प्राइवेटाइजेशन को। ये कहते हैं जो गवर्नमेंट है, जिनके पब्लिक सेक्टर है, इसका शेयर रिड्यूस होकर प्राइवेट हैंड्स में ज्यादा जाना चाहिए। मीन जो पब्लिक सेक्टर को फेवर नहीं कर रही, ये करते हैं प्राइवेट सेक्टर को फेवर। ये कहते हैं पब्लिक सेक्टर का रोल कहाँ पर होना चाहिए, जैसे एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, बेसिक फैसिलिटीज होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सिर्फ उतने सेक्टर्स में होना चाहिए जिससे लोगों का वेलफेयर हो। लेकिन इकोनॉमी में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैं, इनमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ प्राइवेट हैंड्स में छोड़ देना चाहिए। इसीलिए ये फेवर करते हैं प्राइवेटाइजेशन को, कहते हैं गवर्नमेंट का प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज होता है, प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होता है, जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस होती है एंड क्वालिटी इंप्रूव होती है।
जिससे कंज्यूमर को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसीलिए ये फेवर करते हैं कॉम्पिटिटिवनेस को, प्राइवेटाइजेशन को, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर का वेलफेयर होगा। नंबर थर्ड, ग्लोबलाइजेशन। आज के टाइम में हम लेजी फेयर पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। जो लिबरलाइजेशन क्या है, क्या जी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में होना चाहिए? कहते नहीं। हम लिबरलाइजेशन की बात डोमेस्टिक लेवल पर नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, किसी भी गुड्स का फ्री फ्लो होना चाहिए। जब हम इंटरनेशनल लेवल पर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस कह रहे हैं, इसका मीनिंग हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन की। हम चाहते हैं आज के टाइम में जो गुड्स हमारे इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो रही, हम उसको बाहरी कंट्री से इंपोर्ट करा लें। जो गुड्स हमारे जहाँ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, हम उसको एक्सपोर्ट कर दें, तो इससे ट्रेड इंक्रीज होगा। अब हम देखते हैं आज के टाइम में हम सिर्फ गुड्स का फ्री फ्लो नहीं करते, हमारी कैपिटल भी फ्लो होती है, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी फ्लो होते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड है जिसमें ईच एंड एवरी मैटर को फ्री छोड़ देना चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा फेवर करते हैं टू द ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कहते हैं जो स्टेट्स है ना, अमंग द स्टेट्स देयर इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। इनके रिलेशन सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशन तक ही लिमिटेड नहीं है कि एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस होंगे। जो इनकी इंटरडिपेंडेंस है आज के ग्लोबलाइजेशन टाइम में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। आज के टाइम में लिंकेजेस इंक्रीज हो चुकी हैं, चाहे वो स्टेट एक्टर्स हो चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स हो। नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे इंस्टीट्यूशंस होगी, क्या आज के टाइम में हम IMF पर, वर्ल्ड बैंक पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड नहीं करते। आज कोविड-19 की वजह से हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखते हैं कि वो क्या गाइडलाइंस हमें दे रही हैं और वो हमें क्या फंड्स प्रोवाइड कराती हैं। तो हम ये कहते हैं एक स्टेट की अदर सेक्टर्स के ऊपर, अदर एक्टर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हो चुकी है। हम इंडिया को कहते हैं हम पोलियो फ्री हो चुके हैं। अगर पोलियो फ्री हुए हैं, इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आज के टाइम में एक स्टेट के अदर स्टेट के साथ एंड अदर नॉन स्टेट एक्टर के साथ बहुत ज्यादा रिलेशंस इंक्रीज हो चुके हैं। नंबर 2, इंटरनेशनल इश्यूज। ये क्या है? कॉमन है। जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ हमारे इकोनॉमी तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर स्टेट इंडिया की बात करें, सारे के सारे प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, जो इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। हम रिसेशन की बात करते हैं, रिसेशन सिर्फ इंडिया में नहीं आया, पूरे वर्ल्ड में आया। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस जो सिर्फ इंडिया में नहीं था, पूरे वर्ल्ड में था। एक यूएसए की मार्केट क्रैश कर जाती है, उससे पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ता है। इट मींस क्या है, जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ एक इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं रहती हैं, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर फैल जाती है। जैसे हम टेररिज्म की बात करते हैं, जो सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इसका इफेक्ट है। तो आज के टाइम में जो वर्ल्ड है, जो नेशंस हैं, इनकी प्रॉब्लम्स क्या है? कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो ये भी इंटरडिपेंडेंसी इंक्रीज कर देती है। देन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस। क्या हमारी दूसरे स्टेट के साथ कोई सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस नहीं है? वो भी है। हम कहते हैं इकोनॉमिक, हमने ट्रेड करना है, हम बायलेटरल, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, जैसे नाफ्टा हो गया, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आज के टाइम में हम हर एक कंट्री के साथ बहुत ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी में रखते हैं। इसका मीनिंग क्या है? हम अपने ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं। अगर हम ट्रेड प्रमोट करना चाहते हैं, इसका मीनिंग जो हमारी इंटरडिपेंडेंस है और सोशल इंटरडिपेंडेंस, हमारे टूरिज्म कितने इंक्रीज हो चुकी है एंड इसके अलावा हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका भी फ्लो है। तो जो आज के बाद हम बात करते हैं कि एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस है, ये रॉन्ग है। आज के टाइम में ये इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो चुकी है, जिसमें ईच एंड एवरी फैक्टर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट इज फेथ इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। हम पहले कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है,
इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा फेथ है। ये कहते हैं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं दे प्रमोट द इंटरडिपेंडेंस अमंग द स्टेट्स। यही है जो एक स्टेट की दूसरे स्टेट के ऊपर इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज कर देते हैं। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक इकोनॉमी को अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, चाहे इंपोर्ट करानी है गुड्स, उसके लिए भी उनको हेल्प चाहिए तो फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। अगर हम कहते हैं हम अपनी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना चाहते हैं, इसके लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमें इसलिए भी फाइनेंस प्रोवाइड कराती हैं। तो ये बहुत ज्यादा इजी एंड चीपर रेट पर हमको फाइनेंस प्रोवाइड कराती है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हमें ट्रेड प्रमोट करती हैं। हमारे इकोनॉमी का ट्रेड किससे प्रमोट होता है? बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जब हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसमें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। हम ये कहते हैं हम पूरे वर्ल्ड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। हम अपनी इकोनॉमी में लगे हुए रिस्ट्रिक्शंस को टाइम लिमिट्स में डिक्रीज करेंगे। पीस एंड हार्मनी क्रिएट करना जी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव बन चुका है। तो इनको बहुत ज्यादा फेथ है इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट इज फेथ इन डेमोक्रेसी। ये कहते हैं अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर पीस की, हार्मनी की, इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है अगर किसी इकोनॉमी में डेमोक्रेसी होगी। तो स्टेट में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए? डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अगर डेमोक्रेसी होगी, लोगों को फ्रीडम दी जाएगी एंड लोगों के वेलफेयर के लिए सब काम किए जाएंगे। तो ये कहते हैं हम परपेचुअल पीस की बात करते हैं, हम चाहते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर पीस क्रिएट हो, इसके लिए डेमोक्रेसी होनी बहुत जरूरी है। इससे कोऑपरेशन भी इंक्रीज होता है, लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम चाहते हैं कि लोगों की लाइफ है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो। हम इंटरनेशनल लेवल पर हमारे रिलेशंस की बात करते हैं, ह्यूमन के वेलफेयर की बात करते हैं। ह्यूमन का वेलफेयर कब होगा? जब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगी। इसीलिए ये बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं टू द लिबर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल। ये कहते हैं इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा लिबर्टीज देनी चाहिए, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, उसको राइट्स देने चाहिए। जी ह्यूमन राइट्स को भी फेवर करते हैं, तभी तो जाकर एक इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करती है। नेक्स्ट इज एम्फेसाइज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जे एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हम जो भी बातें करते हैं फ्री ट्रेड की, हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। जैसे एलपीजी मॉडल हो गया, एलपीजी मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हम 91 में ये मॉडल अपनी इकोनॉमी में लेकर आए थे। तो ये कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं इनको रिड्यूस करते हैं। एंटरप्रेन्योर होते कौन है? जो एक बिजनेस को मैनेज करते हैं, हर डिसीजन लेते हैं, जो हर एक रिस्क लेने को रेडी होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन होती है, न्यू न्यू इन्वेंशंस होती हैं, इससे कंज्यूमर का वेलफेयर भी इंक्रीज होता है। तो ये एंटरप्रेन्योर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट इज फ्री सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल। ये फेवर करते हैं जो कैपिटल है इसका फ्री फ्लो होना चाहिए। एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में अगर हम कैपिटल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, फ्लो करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये बहुत इजीली होनी चाहिए। जैसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा टाइम्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो चुकी है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, एक इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, जिसको फेवर करते हैं। अगर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, इनमें ट्रेड कम है, हम इनको डेवलप करने के लिए फॉरेन असिस्टेंस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट ऑफ सिटीजन एज कंज्यूमर्स। जी
क्या कह रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। कहते हैं आज के टाइम में कंज्यूमराइजेशन है, हर एक चीज की इन्होंने रिप्लेस करके कंज्यूमर कर दिया। हम सिटीजन की बात करते हैं तो ये कह रहे सिटीजन ने कंज्यूमर, इट मीन्स क्या है, इन्होंने इकोनॉमिक टर्म लिया है। ये मटेरियलिस्ट हमें बनाने लगे, हम मटेरियलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे हम अपने आप को किसमें डिफाइन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज के टाइम में हम ये मेजर करते हैं हमारा वेलफेयर कैसे होगा। वेलफेयर इंक्रीज करने के लिए गुड्स और सर्विसेज ज्यादा होनी चाहिए। जिसके पास बहुत ज्यादा गुड्स हैं, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, हम कहते हैं उसका वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। मीन्स इन्होंने सिटीजन की इकोनॉमिक डेफिनेशन दे दी है। ये कहते हैं उसके पास बहुत ज्यादा गुड्स होनी चाहिए, इसीलिए ये सिटीजन को क्या कहने लग गए, कंज्यूमर कहने लग गए। कंज्यूमर क्या होता है, जो भी कोई गुड्स को कंज्यूम करता है। जैसे मैंने कोई गुड की डिमांड की, मैं क्या बन गई, कंज्यूमर बन गई। तो जी किस चीज की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं। जे इकोनॉमिक टर्म में कंज्यूमर्स कहना स्टार्ट कर दिया। हम आज के टाइम में गुड्स के आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तो इसको हम मटेरियलिज्म की बात कहते हैं। तो जो न्यू लिबरलिस्ट है, जे मटेरियलिस्ट हो चुके हैं, जे सिटीजन्स को कंज्यूमर की कैटेगरी में ले आए हैं। एंड लास्ट वन इज रोल ऑफ एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। जे कहते हैं एक इकोनॉमी को, एक स्टेट के डेवलपमेंट के लिए एमएनसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एमएनसीज क्या होती है, बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जो किसी कंट्री में जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं, वहां पर प्रोड्यूस भी करती हैं। कहती जो एमएनसीज हैं अंडर डेवलप इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जी वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एंड जी प्रोडक्शन की सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं जिससे शॉर्टेज नहीं होती है। देन फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जे रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते एंड जो हमारे स्केर्स रिसोर्सेज हैं इनको फुल यूटिलाइज करते हैं, जिससे अंडर डेवलप इकोनॉमी का वेलफेयर होता है। तो ये कहते हैं एमएनसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये थे फीचर्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें हम कहते हैं कि आज के टाइम में हम इंडिविजुअलिज्म की तरफ मूव करके हम स्टेट इंटरफेरेंस को कम करते जा रहे हैं एंड इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को, लिबरलाइजेशन को हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो ये थे मेन फीचर्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।